हेलो फ्रेंड्स, एस के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है और सभी को नमस्कार। और परीक्षा की तैयारी मुझे विश्वास है कि आप बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के पूर्वक कर रहे होंगे। तो उसी के क्रम में आज हम पांचवा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और इसमें आज हम बात करेंगे पांचवा प्रैक्टिस सेट में शारीरिक क्रिया विज्ञान, टेस्ट एवं प्रशिक्षण और स्पोर्ट हिस्ट्री यानी एनाटॉमी और टेस्ट परीक्षण और शारीरिक शिक्षा के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम आपका अध्ययन कराने वाले हैं। और ये पांचवा प्रैक्टिस सेट होगा हमारा और सभी प्रैक्टिस सेट का जो लिंक है एक दूसरे के बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप चाहें तो किसी भी वीडियो का अध्ययन करके आप किसी भी वीडियो का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम समय न गंवाते हुए आज हम बात करते हैं प्रश्नों के संग्रह की तरफ से। और मैं कहूंगा कि आप इन पांचों प्रैक्टिस सेटों का अगर आप अध्ययन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपके टीजीटी और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में प्राप्त हो सकता है। तो आइए समय न गंवाते हुए देखते हैं कि आईओसी के दिशा निर्देश में कब से ट्रैक में बाईं तरफ से यानी घड़ी के सुइयों के विपरीत यानी उल्टा दिशा में दौड़ने की प्रथा शुरू हुई। तो यहां पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सुझाव पे, यानी ऑप्शन सी सही है। 1913 में आईओसी का एक बैठक होता है और उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि ट्रैक में घड़ी को सुइयों के विपरीत दौड़ के लिए एथलेटिक को आरामदायक होगा और अच्छा होगा, उसमें स्पीड बढ़ेगी। आइए मैं ट्रैक का भी कुछ उदाहरण देकर के बताता हूं। आईओसी ने 1913 में एक बैठक के दौरान यह नियम पारित किया था और चूंकि 1913 में ओलंपिक नहीं हुआ था लेकिन ओलंपिक के बाद एक निर्णय लिया जा सकता है। तो यहां पे देखेंगे ट्रैक एंड फील्ड आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक घड़ी, अगर मान लीजिए यह घड़ी की सुई है तो अगर ऐसा चलता तो घड़ी के सुइयों के अनुकूल हो गया, लेकिन अगर ऐसा चलता है तो घड़ी के सुइयों के प्रतिकूल मतलब विपरीत हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सभी ऐसे समापन पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग यहां से भी हो सकता है कुछ और यहां से भी हो सकता है। तो या अगर इस तरह से अगर दौड़ रहा है, इस तरह से दौड़ रहा है तो हम कहेंगे घड़ी के सुइयों के या विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। लेकिन पहले इस तरह से यानी यहां पे खड़ा होकर के इस तरह से यानी दाएं तरफ से वो मूवमेंट करता था। लेकिन 1913 में आईओसी की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दाएं तरफ से 9 भाग करके एथलीट बाएं तरफ से यानी उसका मूवमेंट हमेशा बाएं की तरफ होगा और इस तरह से वो अपना रेस पूरा करेगा, जिससे एथलीट में पावर भी लगेगा और तेज दौड़ सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1913 में यह निर्णय लिया गया कि दाएं तरफ से 9 दौड़ करके बाएं तरफ से दौड़ा जाए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ओलंपिक रिंग का निर्माण, आप देखेंगे ये रिंग जो पांचों महाद्वीपों का यह सूचक है, ये सभी कलर एक दूसरे महाद्वीप के सूचक। हालांकि मैंने इसका भी विस्तृत अध्ययन मैं करा चुका हूं। यहाँ पे 1913 में इस मतलब रिंग का निर्माण 1913 में किया गया। ओलंपिक खेलों की आधिकारिक ओलंपिक भाषा यानी हम कह सकते हैं ओलंपिक खेलों का जो आधिकारिक भाषा क्या है तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच है। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति वर्ष 1900 पेरिस से दी गई और विश्व का पहला शहर जिसने ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। देखिए शीतकालीन ओलंपिक होता है और ग्रीष्मकालीन भी ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक भी होता है। तो ग्रीष्म और शीत दोनों ओलंपिक का आयोजन चीन बीजिंग में मतलब कराया गया है। तो विश्व का पहला ऐसा शहर है जहां पे दोनों ओलंपिक खेलों का मेजबानी किया गया। और प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत जो है 1924 फ्रांस से शुरू हुई, यानी पहला 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई एथेंस से और प्रथम 1924 फ्रांस से शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों का अंतर है। आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। सबसे बड़ा खेल का मैदान होता है, यानी आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं और खेल का जो मेजरमेंट है तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा खेल का मैदान है
तो गोल्फ है। ऑप्शन आपका बी सही है, गोल्फ कोर्स। और खेल का मैदान लगभग 5000 से 7000 गज की एरिया में होता है और एक गज में 3 फीट होता है। तो आप सोच लीजिए 5000 से 7000 में अगर 3 से आप पूरा करते हैं तो कितना हो सकता है, एक गज में 3 फीट होता है। और इसमें जो होल होता है 9 या 18 गड्ढों को मिलाकर बनता है। इसमें जो होल होता है जिसमें बाल को मतलब गोल किया जाता है, उसमें होल की संख्या 9 और 18, अधिकतम 18 हो सकती है, न्यूनतम 9 हो सकती है। वो एरिया वाइज के हिसाब से, वो गेम वाइज उसमें डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय गोल्फ महासंघ की स्थापना 1958 लुसाने स्विट्जरलैंड में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ, आइए देखते हैं। इससे कुछ रिलेटेड बातें हैं, हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन हमने एक बात जिक्र कर दिया है। गोल्फ में इस्तेमाल होने वाली छड़ी को क्या कहते हैं? ये जो छड़ी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोल्फ क्लब। इसको गोल्फ क्लब भी कहा जाता है, इसको कहीं स्टिक भी कहते हैं, गोल्फ स्टिक भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम है गोल्फ क्लब। और विभिन्न प्रकार के जो गोल्फ क्लबों की सामान्य लंबाई है, जो ड्राइवर है उसमें 45 इंच, जो बूट्स में होता है वो 43 से 45, आयरन में और 35 से 40 इंच, और वेजेस में 35 से 38 इंच, और पुटर्स में 33 से 35 इंच। तो विभिन्न प्रकार के गोल्फ क्लबों की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। तो हमने आपको यहाँ पे इसका अध्ययन कराया। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। हड्डी में कुछ हिस्सों में ब्रेक आ जाती है तो उसे कहते हैं, यानी हड्डी के कुछ हिस्सों में अगर ब्रेक आ जाती है तो उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यहां पे देखेंगे, यहां पे थोड़ा सा ये ब्रेक हो गया है, जिसे आप देख सकते हैं ये आपका टिबिया है और ये आप कह सकते हैं फिबुला है, और इसमें क्या हो गया, ब्रेक आ गया है। इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यानी हड्डी में कुछ हिस्सों में ब्रेक आ जाती है तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट चलते हैं, जब हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है और इंफेक्शन का खतरा होता है तो उसे क्या फ्रैक्चर नाम दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जब हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है और इंफेक्शन का खतरा भी होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिश्रित फ्रैक्चर। इसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर के भी नाम से जानते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे स्किन भी टूट गया और हड्डी टूट गया और यहां पे इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। उसको बोलते हैं हम कंपाउंड फ्रैक्चर, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित फ्रैक्चर। नेक्स्ट चलते हैं कि जब हड्डी एक से ज्यादा जगह से टूटती है तो उसे क्या कहते हैं? एक से ज्यादा जगह पे अगर हड्डी टूटती है तो उसे, यहां पे देखिएगा, यहां भी हड्डी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर। ऑप्शन आपका बी सही है, मल्टीपल फ्रैक्चर बोलते हैं एक से अधिक जगह पे जब हड्डियां टूटती है तो। ये और देखते हैं, जब एक हड्डी टूटकर दूसरे में प्रवेश कर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? एक हड्डी है और टूट करके उसी में घुस जाए तो उसे कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, इंपैक्ट फ्रैक्चर बोलते हैं उसको। यहां पे देखिए, ये यहां और यहां से, यानी टूटा एक दूसरे में, वो इन हो गया, घुस गया है, यहाँ पे जो हिस्सा है वो घुस गया है, इसी को बोलते हैं इंपैक्ट फ्रैक्चर। तो ये आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ फ्रैक्चर। मैं आपको बता दूं कि निश्चित है कि एक या दो प्रश्न फ्रैक्चर से, बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड जरूर आता है, और भी ज्वाइंट से ये आता है, इसलिए हम हर पहलू पे हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं, जहां से कहीं से एक भी प्रश्न आपको मिस ना हो। और मेरे चैनल पे अगर नया हो तो मैं चाहूंगा कि सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। जब हड्डी टूटती है और ऊपरी त्वचा नहीं टूटती है तो उसे क्या कहते हैं? हड्डी तो टूट जाती है लेकिन ऊपरी त्वचा नहीं टूटती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। उसे बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। यहां पे देखिए, यहां पे हड्डी टूटी है लेकिन क्या है, ऊपरी त्वचा नहीं टूटा है, उसी को बोलते हैं हम सिंपल फ्रैक्चर। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
सिंपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट चलते हैं कि उखल संधि, जिसको अंग्रेजी में बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं, किसमें पाई जाती है? ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। सारे ऑप्शन को मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मैं सीधा मिशन टारगेट पे जाना चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा। बहुत सारे लोग फंसाते हैं, बताइए इसमें क्या हुआ, वो मुझे करने नहीं आता है। तो ऑप्शन ये सही है, कंधे और कूल्हे में, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा था, मैं भी इलाहाबाद में रह करके अध्ययन किया था, तो उसी ऑनलाइन पढ़ने के कोई मतलब वो ऑप्शन नहीं था हम लोग के पास। लेकिन ये कि बस एकदम मतलब काम से काम की बात हो। तो यहाँ पे देखें कंधे और कूल्हे, ये यहाँ पे देखेंगे कूल्हा, बॉल एंड सॉकेट बोलता है, बॉल एंड सॉकेट। ये जैसे ये सॉकेट है और ये बॉल टाइप में है, इसमें जाकर के मतलब फंस जाता है। इसी तरह से ये भी आकर के इसमें फंस जाता है, इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। कहाँ पाया जाता है? तो कंधे में भी पाया जाता है और कूल्हे में भी पाया जाता है, कूल्हे में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। मैं प्रयास करूंगा कि एग्जाम्पल और फिगर के साथ आपको समझाने का। यहां पे देखिए, शरीर में सबसे फास्ट मसल्स जो एथलीट को दौड़ने में सहयोग प्रदान करता है, यानी शरीर का कौन सा ऐसा मसल है जो एथलीट को दौड़ने में माने सहयोग प्रदान करता है? तो आप जान सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है। गैस्ट्रोनेमियस जो मसल्स है वो एथलीट को दौड़ने में मदद करता है। आप देखेंगे ये जो मसल्स है ये गैस्ट्रोनेमियस मसल्स है, आपके थाई में पाया जाता है, नीचे पेंडुली में पाया जाता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोनेमियस मसल्स। इसी को बोलते हैं जो फास्ट मसल जो एथलीट को दौड़ने में सहयोग करता है। गैस्ट्रोनेमियस मसल्स जिसे हम काल्फ मसल के भी नाम से जानते हैं, उसे काल्फ मसल के भी नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इस सब छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। और सार्टोरियस मसल्स क्या होता है, उसमें सारे ऑप्शन का मैं यहां बताने का सार्टोरियस मसल को टेलर मसल्स के भी नाम से जानते हैं। टेलर पूछता है कि टेलर मसल कौन सा है, तो सार्टोरियस मसल कोई। और सार्टोरियस मसल शरीर की सबसे लंबी मसल्स है। देखिएगा बड़ी और लंबी दोनों अलग अलग है। यहां पे देखेंगे ये जो आप देख सकते हैं ये है आपका सार्टोरियस मसल्स, ये आपका जो है सार्टोरियस मसल्स, और शरीर का ये सबसे लंबी मसल्स है। देखिएगा बड़ी मसल और लंबी मसल में दोनों अंतर होता है, मैं अभी उसको भी बताता हूं। यहां पे देखेंगे ये सबसे लंबी मसल्स है। और बाइसेप मसल्स हाथ की पेशी, और ट्राइसेप मसल्स भी हाथ की पेशी है। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आप देखेंगे ये वाली जो पेशी है ये बाइसेप है, और नीचे वाली पेशी को देखेंगे तो ये ट्राइसेप है। यानी यहीं पे बाइसेप और ट्राइसेप, ये जो आगे वाला है बाइसेप है और पीछे वाला कह सकते हैं वो ट्राइसेप मसल्स है। और ये जो आपका देख सकते हैं ये ग्लूटियस मसल्स जो है ये शरीर की सबसे बड़ी मसल्स। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मसल और लंबी मसल्स में दोनों में अंतर है। जैसे गंगा और यमुना, यानी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहां पे जो बड़ी मांसपेशी की हम बात करेंगे, मसल्स की बात करेंगे तो ग्लूटियस है, लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे लंबी तो सार्टोरियस मसल जो जांघ में पाया जाता है, फीमर के पास पाया जाता है, इसको बोलते हैं सार्टोरियस मसल, सबसे बड़ी मसल्स होती है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं कि शरीर की सबसे स्लो मसल यानी सबसे धीमी मसल वो कौन सी है। तो हम देखते हैं स्लो मसल्स किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। जो सोलिस मसल को हम सबसे स्लो मसल, धीमा मसल्स कहते हैं। यहां पे देखेंगे इसका भी यहां पे लेटरल हेड, ये वाली जो मसल्स है, ये वाली जो यहां पे मसल देख सकते हैं ये है सोलियस मसल्स है। सोलियस मसल, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सोलियस मसल ये है आपका जो शरीर की सबसे धीमी मसल्स है। जो नेक्स्ट, चेहरे की सबसे छोटी हड्डी, आपने देखा होगा कि कान के सबसे छोटी हड्डी आप देखे होंगे, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस कान की जो होती है। लेकिन यहां पर पूछा चेहरे की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही है, लैक्राइमल। लैक्राइमल जो है ये देखेंगे ये वाली जो हड्डी है, ये हड्डी जो है वो लैक्राइमल है, और ये चेहरे की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। और स्टेपिस जो होता है
वो कान की, शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। यहां पे देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, जिसको अंग्रेजी में हम लीवर बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा ये है, यही इसी को बोलते हैं लीवर, इसी को हम बोलते हैं लीवर। और ये शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसको हम बोलते हैं यकृत, इसको बोलते हैं हम यकृत। देखिए पित्त का निर्माण कहां होता है, यकृत यानी लीवर में होता है। पित्त का निर्माण कहां होता है, यानी यकृत लीवर में होता है। और हेपरिन नामक पदार्थ का निर्माण भी यकृत लीवर में होता है। और यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलकर संचित रखता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदल करके संचित कौन रखता है, तो लीवर रखता है, जिसको हम यकृत बोलते हैं, जिसको यकृत बोलते हैं। और यही है आपके शरीर में यकृत यानी लीवर। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, कि शरीर में प्यास का केंद्र कहां होता है, तो ऑप्शन ए सही है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो मस्तिष्क में होता है, वही आपका प्यास का केंद्र होता है। और शरीर में प्यास का केंद्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नामक क्षेत्र में स्थित होता है। आइए इसको भी हम एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिएगा, ये पूरा मस्तिष्क है, ये पूरा मस्तिष्क है आपका, लेकिन इसमें जो ये ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का जो है ये है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है। और ये है आपका, ये जो देख सकते हैं ये थोड़ा सा आसमानी कलर का है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको हम पीयूष ग्लैंड्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, इंसुलिन नामक पदार्थ कहां से निकलता है, शरीर में इंसुलिन नामक पदार्थ कहां से निकलता है, तो ऑप्शन आपका अग्नाशय, जिसको हम पेंक्रियाज भी कहते हैं, अग्नाशय जिसको इंग्लिश में हम पेंक्रियाज बोलते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं इसी को अग्नाशय या हम पेंक्रियाज के नाम से जानते हैं, इसी को हम यानी हम कह सकते हैं इसी को बोलते हैं अग्नाशय या पेंक्रियाज, हमारे बॉडी में इसी तरह का स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं कि लार्डोसिस पाया जाता है। लार्डोसिस एक प्रकार का शरीर का पोस्चर है, वो लार्डोसिस कहां पाया जाए, किसमें पाया जाता है, दिया है बुजुर्ग लोगों में या वयस्क महिला और पुरुष में, शिशु और बच्चों में। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी सभी उम्र के लोगों में लॉर्डोसिस पोस्चर पाया जा सकता है या पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी बुजुर्ग में ही पाया जाएगा या वयस्क में ही पाया जाएगा या किसी मतलब बच्चों में ही पाया जाएगा। अक्सर हम अपनी पोस्चर को भी खराब कर लेते हैं, खड़ा होकर, सो करके, बैठ करके। तो जिस तरह से अपने पोस्चर को बनाएंगे उस तरह से शरीर बन जाता है। तो अक्सर ये सभी में पाया जा सकता है, किसी में भी नहीं पाया जा सकता। अगर पाया जाता है तो सभी में पाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्काट गामक योग्यता परीक्षण, जिसको बैटरी 2 के मद में कौन से है, यानी बैटरी 2 के मद में इनमें से कौन सा, देखिएगा थोड़ा सा फंसाने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन का जरूर आप अध्ययन करें। और टेस्ट मेजरमेंट का भी काफी मैं क्वेश्चन दे दिया हूं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहां पे देखिएगा ऑप्शन मैं पूरा पढ़ूंगा। जैसे फर्राटा दौड़, जिसको डैश बोलते हैं, या बास्केटबॉल फेंकना, बाधा दौड़, या दीवार पार करना, या लंबी कूद, ये 5 ऑप्शन दिया है। इसमें से दिया है 1 2 3 4 या 2 3 4 5 या 2 3 5 या 2 3 4, इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से ऑप्शन सी सही है, जो 2 3 5, यानी हम कह सकते 2 और 3 और 5, यानी स्काट गामक योग्यता परीक्षण बैटरी 2 में कौन सा मद है इसमें, तो बास्केटबॉल फेंकना और लंबी कूद और बाधा दौड़। हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है इस तीनों को, यानी स्काट में आता है बास्केटबॉल फेंकना, बाधा दौड़ और लंबी कूद। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या है, सी सही है, 2 3 5। ये मैं बताने का प्रयास किया हूं ताकि याद कर लीजिए, और इस तरह से आए तो आप ऑप्शन मिला करके आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 12 मिनट दौड़ या पैदल चाल, जिसको कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है, जिसको हम कूपर टेस्ट करते हैं, वो किस क्षमता का मूल्यांकन करता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी सही है, शक्ति एवं सहन शक्ति।
जो कूपर टेस्ट क्षमता है, उस शक्ति एवं सहन शक्ति। कूपर टेस्ट एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जिसे कनेप एवं कूपर ने 1968 में अमेरिकी आर्मी के लिए बनाया था। यह टेस्ट शक्ति एवं सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। यह टेस्ट शक्ति एवं सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से कौन सा ज्ञान परीक्षण से संबंधित है। कौन सा ज्ञान परीक्षण से संबंधित है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से विभेद सूचकांक, कठिनाई, रेटिंग, समीक्षण, या आप इसमें 1 2 3 सही है कि 1 2 4 सही है कि आपका 1 3 4 सही है कि आपका 1 2 3 4 सही है। तो यहां पे देखेंगे ये ऑप्शन सी सही है, 1 2 4, यानी 1 और हम कह सकते हैं 1 और 2 हम कह सकते हैं ये 4, यानी पहला विभेद सूचकांक और कठिनाई रेटिंग और प्रत्युत्तर। तो इसलिए आपका 1 2 4 सही है, यानी इसके अंतर्गत यही तीनों का अध्ययन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, इन्हीं से परीक्षण से संबंधित है। इसलिए हमें यहाँ पे आपको ये दे दिया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से नोट्स बना करके भी सेट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधित क्षमता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के हृदय संबंधित क्षमता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, 6 मिनट का पैदल चाल परीक्षण। अरे भाई, इनको दौड़ा देंगे ना तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो 6 मिनट का पैदल एक परीक्षण करते हैं जो वरिष्ठ नागरिक के लिए आता है। स्वयं का अपना विवेक लगा करके इसको सही कर सकते हैं। जो है एफेड जो है परीक्षण युवा में की माप करने से संबंधित है। एफेड जो है परीक्षण किससे संबंधित है, तो उसको हम देखेंगे। ऑप्शन सी सही है। इसमें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी से मोटर फिटनेस से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें इसमें आती है। यानी हम कह सकते हैं जो एफेड में क्या आता है, ये आता है पुल अप्स और सीट अप्स आता है, शटल रन आता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आता है, 50 मीटर की दौड़ आती है और 600 मीटर की दौड़ आता है। तो इस तरह से भी ऑप्शन बना करके अगर आपको देता है तो वहां पे आप फंस जाएंगे। तो एफेड परीक्षण में इन चीज का परीक्षण किया जाता है जो मोटर फिटनेस से रिलेटेड परीक्षण है। आइए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हम इनमें किस स्थान पर स्किन फोल्ड नहीं मापा जाता है, यानी शरीर का एक कौन सा अंग में स्किन फोल्ड मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हथेली में स्किन फोल्ड मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी हमको से जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया रिलेटेड यहाँ पे डिजीज नहीं है, रोग नहीं है। इनमें से कौन जो बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन जो है डी सही है। सर्दी जुकाम ये वायरस रिलेटेड है, यानी वायरस यानी विषाणु से ये फैलने वाला सर्दी जुकाम है। बाकी सब जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया रिलेटेड रोग है। हैजा है जो बेबियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। और नेक्स्ट चलते हैं, यहां देखते हैं डिप्थीरिया जो होता है, जो कॉर्नेवल बैक्टीरियम और डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो डिप्थीरिया रोग होता है। और टिटनेस यह है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और सर्दी जुकाम जो है राइनो वायरस नामक वायरस से होता है। तो इस तरह से हमने आपको यहां बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट, मलेरिया जनित रोग होता है। मलेरिया अब न विषाणु से होता है कि मतलब बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है। तो ऑप्शन सी सही है, यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। जो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है और प्लाज्मोडियम कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। यह मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा रोग जो है, रोग अगर किसी व्यक्ति को इसमें से कौन सा हो जाता है, तो तंत्रिका तंत्र को यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है।
तो पोलियो, जो पोलियो है वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। टेटनस जो है स्पाइनल कार्ड, इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। टेटनस अगर किसी व्यक्ति को होता है तो जो बॉडी पे उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो स्पाइनल कार्ड पे, और चेचक जो होता है वो स्किन पे यानी त्वचा पे, और पीलिया जो होता है यकृत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर या जिगर भी बोलते हैं। यानी कह सकते हैं पीलिया आपके लीवर को, आपकी यकृत को, आपके जिगर को यह इफेक्ट पहुंचाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं और हम प्रश्नों की तरफ कि इनमें से कौन यकृत को प्रभावित करता है, यानी कौन सा रोग है जो लीवर को इफेक्टिव है, उसको प्रभावित करता है, लीवर को डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचता है। पीलिया, हेपेटाइटिस, पित्त ज्वर, यकृत शोथ, ये सभी ऑप्शन डी सही है। यानी अगर किसी को पीलिया हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, या पित्त ज्वर हो जाए, या यकृत शोथ हो जाए, ये सारी बीमारी अगर किसी व्यक्ति में अगर होता है तो उसका जो इफेक्ट है यकृत पे, यानी लीवर को इफेक्ट वो करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो हेपेटाइटिस यकृत और हृदय दोनों, जो हेपेटाइटिस होता है यह ध्यान से रखिएगा, यकृत को तो वो डैमेज करता ही है, लेकिन आपके हृदय को, हार्ट को भी वो डैमेज करने का यानी प्रभावित करने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं कि टाइफाइड किसको प्रभावित करता है। टाइफाइड भी रोग होता है, वो किसको प्रभावित करता है, तो टाइफाइड जो होता है ना वो बड़ी आंती को प्रभावित करता है, बड़ी आंत को प्रभावित करता है। यहाँ पे छोटी आंत को कौन प्रभावित करता है, जो हैजा होता है, हैजा वो क्या होता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। मधुमेह जिसको शुगर बोलते हैं वो वृक्क को प्रभावित करता है। और डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया से कुकर खांसी और गलों को, यानी कह सकते हैं जो डिप्थीरिया होता है, कुकर खांसी और गला, सॉरी डिप्थीरिया और कुकर खांसी किसको प्रभावित करता है, तो गला को प्रभावित करता है। इस तरह से हम इसको भी बता दिए कि इस ऑप्शन का क्या मतलब है। मैं प्रयास करता हूं जो भी ऑप्शन मैं डालूं उस ऑप्शन का भी कोई मतलब हो, जिससे कि आपको एक साथ बहुत सारी जानकारियां हो। मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि आपको केवल फंसाए रखें। हम कम समय में ज्यादा प्रश्न को बताने का प्रयास करते हैं। भारत में एड्स का पहला रोगी किस शहर में पाया गया, तो चेन्नई में। भारत का जो पहला रोगी है एड्स का वो चेन्नई में पाया गया। HIV एड्स का पहला मामला साल 1986 चेन्नई में एक महिला यौन कर्मी में पाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे एड्स का एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता, पूछ देता कभी कभी। HIV जो ह्यूमन जो इम्यून डिफिशियंसी वायरस इसको बोलते हैं, HIV। नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, यानी जो आपका सेल्स होता है वो चारों तरफ से किससे घिरी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपके सेल्स चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि कोशिका के अंदर गाढ़ा लिक्विड यानी तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, यानी आपके सेल्स के अंदर जो गाढ़ा लिक्विड होता है, डार्क लिक्विड होता है, वो किस तरह से घिरा होता है, तो ये आपका है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ कोशिका तरफ जिसको साइटोप्लाज्म में प्रायः तैरता रहता है, ये प्रायः क्या होता है, तैरता रहता है। नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम। जो राइबोसोम है कोशिका के मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी हो सकता है कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देख सकते हैं कोशिका में राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण, हम कहते हैं प्रोटीन जो सिंथेसिस के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से हम राइबोसोम्स आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, अत्यधिक चर्बी से कौन से रोग होने की संभावना है, किसी व्यक्ति में ज्यादा फैट हो जाए तो उससे कौन से रोग होने की संभावना है, तो हृदय, मधुमेह, उच्च, ऑप्शन डी सही है। ये सभी रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन ए सही है। 1909 में यह स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ था, और कहां से हुआ था, बड़ौदा गुजरात में। पहली बार बड़ौदा और गुजरात में
5 से 17 वर्ष के स्कूली बच्चों की चिकित्सा जांच की गई थी। तो बड़ौदा, गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन के प्रकार हैं बहुत सारे, ये मैंने कर रहा हूं, बहुत ही इजी तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे नए भी भाई हैं जो कहीं कहीं मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन के प्रकार 2 है, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन 2 प्रकार का होता है, पानी में घुलनशील विटामिन। और पानी में कौन कौन से विटामिन घुलता है? तो सी और बी, और बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो यहाँ पे देखते हैं B1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ये है वो बी के जो कॉम्प्लेक्स है, ये सारे जो है वो पानी में घुलने वाले विटामिन है। और वसा यानी हम कहते हैं फैट में घुलनशील विटामिन आपका एडेक ADEK, यानी 4 जो विटामिन है ये फैट में वसा में घुलनशील विटामिन है और बाकी पानी में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। मालिश से त्वचा का तापमान कितने सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है? यानी शरीर का जो मालिश होता है तो उस बॉडी थोड़ा सा गर्म होती है, तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है? तो 2 से 3 सेंटीग्रेड तक का तापमान आपका बढ़ सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, वायरस जनित रोग कौन सा है? इसमें से वायरस जनित रोग जिसको विषाणु जनित रोग कहते हैं, तो रेबीज आप जानते हैं, रेबीज जो जानवरों के काटने से, जैसे बंदर है, कुत्ता है, भेड़िया है, चाहे जो भी ऐसे गर्म जानवर अगर आपको काट देते हैं तो आप में रेबीज मतलब पनपने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आप इसका जो टीका है जरूर लगवाएं। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, हमने इसकी बात कर ली। मलेरिया की भी बात कर, तो रेबीज यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। और जो यह किससे फैलता है? एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, न कि किसी वायरस से। मलेरिया जो होता है एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, वो प्रोटोजोआ संघ के। और रेबीज वायरस जो RABV जो लिसा वायरस वंश के, लिसा वायरस जो जीन्स का एक सदस्य है। और फाइलेरिया एक कृमि जन्य रोग है, यह एक कृमि जन्य रोग है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से मशहूर जोड़ी है, तो लिएंडर पेस एवं महेश भूपति। भारत में इंडियन एक्सप्रेस के नाम से लिएंडर पेस एवं महेश भूपति को जाना जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस गोल्डन ईयर 1909 टेनिस रैंकिंग में यह जोड़ी विश्व के नंबर 1 पर पहुंच गई थी, इसलिए इनको बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस जोड़ी। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमा दास असम राज्य के एक 19 वर्षीय धावक हैं, उन्हीं को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस संक्रामक रोग को हानसन रोग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, कुष्ठ रोग को हानसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो मनुष्य से माइकोबैक्टीरियम लैप्रेसी नामक एक प्रकार बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी हम कह सकते हैं एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है कुष्ठ रोग। नेक्स्ट चलते हैं। जीवाणु जनित रोग है, मैं आपको बता दूं, यानी जो बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज कौन कौन से हैं इसका नाम बता देते हैं। वायरस रिलेटेड रोग कौन कौन से? तो टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, पेचिस, एंथ्रेक्स, रक्तस्रावी, जो सेप्टिसिमिया, काला क्वार्टर, बोआइन, तपेदिक, कुष्ठ रोग, ये सब बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी हम कह सकते हैं जीवाणु। ये सामान्य सर्दी, डेंगू, खसरा, इन्फ्लुएंजा, HIV, संक्रामक सेचक, रेबीज, ये सब वायरस विषाणु जनित रोग है, ये सब वायरस विषाणु जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, अमीबिया पेचिस, अमीबियस, अफ्रीकी स्फिलिंग, सिकनेस, और ये सब सारे जो रोग है वो सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि
किसको कहते हैं, होती है, क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको हम पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, यह कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, यानी भारत का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो पहली बार भारत में मतलब व्यक्तिगत रूप से गोल्ड पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो आपके हैं अभिनव बिंद्रा जी हैं। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में आपके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। बड़ा स्मार्ट पर्सनालिटी है आपका अभिनव बिंद्रा जी का। तो ये 2008 में यह मतलब स्वर्ण पदक जीते थे। और बात करते हैं नीरज चोपड़ा, ये एथलीट के क्षेत्र में अगर हम बात करें, नीरज चोपड़ा है, ये दूसरे नंबर पे एक गोल्ड मेडल जीतने वाले। अगर महिलाओं की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी। अगर ये बात आ जाता है कि भारत में सबसे पहला व्यक्तिगत पदक जीतने का श्रेय तो केडी जाधव कुश्ती में है, केडी जाधव जी हैं। और नॉर्मल पिचर्ड की बात नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल पिचर्ड जो ब्रिटेन अपने में भी जोड़ता है, कभी भारत अपने में भी जोड़ता है, जो पहली ओलंपिक और दूसरी ओलंपिक में जो प्राप्त किए थे नॉर्मल पिचर्ड। तो अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत में तो अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, और केडी जाधव वो मतलब वो पहले कांस्य पदक। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में हुआ था, कोविड के वजह से गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा था। यही 24 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके नहीं, ये 89.45 मीटर भाला फेंक करके रजत पदक। या देखिए ये 87 से ज्यादा फेंके हैं, लेकिन यहाँ फिर भी रजत है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे। जियो मिल्खा सिंह संबंधित है, आप जान सकते हैं जियो मिल्खा सिंह संबंधित है। ये पूछेगा थोड़ा बच्चे, हम मित्र लोग कंफ्यूज आएंगे। पोलो से, किससे? पोलो से। और एक मिल्खा सिंह का नाम सुने होंगे, वो मतलब फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, वो धावक हैं। यहाँ पे जियो मिल्खा, जियो शब्द लग गया है यहाँ पे, जियो मिल्खा सिंह पोलो से रिलेटेड। यहाँ पे ज्योति रंधावा और टाइगर वुड्स, ये भी जो खिलाड़ी हैं वो पोलो से रिलेटेड हैं। और राइडर कप, वाकर कप, बोगी शब्द, ये आयरन, ये सब रिलेटेड किससे हैं? ये सब रिलेटेड किससे हैं? पोलो से हैं। थोड़ा सा प्यास लग गई, पानी पी लेते हैं। बीस 25 क्वेश्चन और है, आपको मैं समझा देता हूं। रेक्टिव पेशी का संबंध किससे है? तो रेक्टिव पेशी का जो संबंध है वो आंख से है। नेक्स्ट चलते हैं। स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहते थे? स्पार्टा में इसको बोलते थे आगाग। किसी भाई ने कमेंट किया था, भाई पढ़ाना सीखो, क्योंकि तुम बहुत फास्ट पढ़ाते हो, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाना सीखो, स्किल सीखो। तो मैं थोड़ा सा धीमा पढ़ा रहा हूं भाई, हो सकता है उस भाई को समझ नहीं आ रहा था। तो स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का कर्ता धर्ता कौन होता था? तो वहां पे पैडोनमस होते थे। स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता वही सब होते जिनको पैडोनमस या पैडोनामस के नाम से जाना जाता है। आइए हम और बात करते हैं। पेलेस्ट्रा का संबंध किससे है? तो मल्ल युद्ध से है। थोड़ा सा हमारा एक वीडियो में मिस्टेक से फुटबॉल हो गया था, उसको सुधार कर लेंगे। ये मल्ल युद्ध से रिलेटेड है पेलेस्ट्रा। नेक्स्ट चलते हैं। जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जर्मन, ऑप्शन बी सही है। फ्रेडरिक लुडविग ज़ान ने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट चलते हैं। आयरन क्रॉस की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो फ्रेडरिक लुडविग ज़ान को आयरन क्रॉस की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। यह स्पोर्ट हिस्ट्री है जो पूछता है, इसलिए इसकी भी चर्चा। क्रिकेट में जब बाई दिया जाता है तो कितने रन बना सकते हैं?
22 में कितना रन बना सकता है, तो 22 में वो कितना भी रन बना सकता है। जैसे मान लीजिए एक बॉलर बॉल फेंकता है और पीछे विकेट कीपर से बॉल छूट जाता है और 22 चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो चाहे जितना रन दौड़ करके बना सकता है, तो कितने भी रन बना सकता है। इसलिए उसमें ऐसा नहीं 1 2 3 4 नहीं बना सकता है, वो कितना भी रन बना सकता है जब तक कि मतलब बॉल उसके पहुंच से दूर है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में टार्च अनुष्ठान को प्रारंभ किया गया था? देखिएगा, ये मैं बताया भी हूं लेकिन मैं सोचा एक बार ला दूं। ये टार्च अनुष्ठान, कहीं टार्च अनुष्ठान आपका नाम न सुने हो तो मिस न हो जाए, तो ये 1936 में, जिसको टार्च मतलब मसाल, मसाल की बात हुई, मसाल का शुरुआत, तो टार्च अनुष्ठान बर्लिन ओलंपिक 1936 से प्रारंभ किया गया। किस राज्य में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था? तो स्पार्टा में। आप जानते हैं स्पार्टा में जब बच्चा पैदा होता था उसकी शारीरिक क्या हो जाता, परीक्षण किया जाता था, और उस परीक्षण में उसे लगता था कि यह इसके अंदर कोई डिजीज बीमारी है या स्वस्थ नहीं हो सकता है, तो वो समझता था कि राष्ट्र के लिए बोझ है, तो ले जाकर के उसे टैगिटास नामक पहाड़ी पे उसे छोड़ दिया जाता था या पत्थरों पे पटक दिया जाता था, वहीं वो खत्म हो जाता था, जिससे भविष्य में बड़ा होकर के स्पार्टा राज्य पे बोझ न बने। तो स्पार्टा का जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम बड़ा ही कठोर था। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम में किसने सम्मिलित किया था? तो साल्जमैन ने। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को विद्यालय में साल्जमैन ने सम्मिलित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, जर्मन जिम्नास्टिक का पिता किसे कहा जाता है? तो गटमर्स को जर्मन जिम्नास्टिक का पिता कहा जाता है, गटमर्स को। नेक्स्ट चलते हैं, प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर टीचर नामक पुस्तक के लेखक हैं तो एडोल्फ स्पाइस जो हैं वो प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर टीचर के लेखक हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि जर्मनी में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, लिपजिंग क्या है? लिपजिंग क्या है? तो लिपजिंग एक प्रकार का खेल संस्थान है, और खेल संस्थान कहां पे है? ये जर्मनी में है। लिपजिंग खेल संस्थान कहां पे है? जर्मनी में है। नेक्स्ट चलते हैं, पर हेनरिक लिंग कहां का शिक्षा शास्त्री थे? तो स्वीडन के। कहां के थे? ये स्वीडन के शिक्षा शास्त्री थे। पर हेनरिक लिंग कहां के शिक्षा शास्त्री थे? तो ये थे स्वीडन के। डबल क्वेश्चन हो गया लेकिन कुछ डिटेल में लाया हूं। पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा था, और पेस्टोलॉजी शारीरिक व्यायाम सिद्धांत का प्रतिपादन भी पर हेनरिक लिंग ने किया था। ये स्वीडन के रहने वाले थे और जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटे थे, और यहाँ पे पेस्टोलॉजी शारीरिक व्यायाम सिद्धांत का प्रतिपादन भी आप ही के द्वारा किया गया था। जल्मर लिंग कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भी स्वीडन के। जल्मर लिंग कहाँ के रहने वाले थे? ये स्वीडन के रहने वाले थे। बर्फ पर फिसलना और लुढ़कना कहाँ का लोकप्रिय खेल है? बर्फ पे फिसलना या लुढ़कना ये स्वीडन का यह एक लोकप्रिय खेल है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो रविवार तक बहुत अच्छे कलेक्शन को लेकर के मैं आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा उस पर काम हो चुका है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।